आगे बढ़ सकते हैं। किसान गवर्नमेंट भी चाहती है कि देश से आगे बाहर एक्सपोर्ट हो, और एक्सपोर्ट में जो स्कोप है उसमें काफी बड़ी मात्रा में स्कोप एक ही है और वो बनाना है। दूसरे में कोई पॉसिबिलिटी इतने बड़े साइज में नहीं है, क्योंकि बनाना 365 दिन ग्रो होता है, ये भी एक इसकी खासियत है। ठीक है। 7x5 और 5x7 में क्या करें? 5x7 जो किसानों के पास खेती काफी छोटी है और जो खर्चा नहीं करना चाहते हैं, साइकिल में चलाना चाहते हैं। साइकिल में यानी एक कट रहा है, दूसरे में कटिंग आ रही है, 1 एकड़ में आज 1 टन काटा, 2 दिन के बाद 500 किलो काटा, 300 किलो काटा, और काटते रहे, लगा लेते रहे। और एक बोलते हैं ना कि एक शॉर्ट बिजनेस जिसमें मुझे ज्यादा लघु किसान जो खर्चा भी नहीं करना चाहते, ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसकी बॉडी भी गिरती रहेगी, बायोमास बनता रहेगा, मिनरल्स वैल्यू रीच होती रहेगी, कुछ मिलता रहेगा। क्वांटिटी में नहीं मिलेगा लेकिन क्वालिटी में नहीं मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी में छोटी किस्तों में मिलता रहेगा, लेकिन साल भर मिलता रहेगा। इसके लिए 5x7 उल्टा ठीक है। जो जोड़ी पद्धति बलराम भैया ने आपके सामने सभी के रखा है। अगर अपन को कमर्शियल फार्मिंग में जाना है, जिसकी साइज 5 एकड़ से ऊपर है, जो आपको एक साथ लगानी है, एक साथ काटनी है, तो इसके लिए 7x5 के बिना आप विकल्प नहीं है। के लिए कैसे? सॉरी, खरपतवार के लिए क्या? वीड्स के लिए हम केले में पेड़ पे लगाते हैं, और पहले दिन लगाया तो आखिरी दिन तक कोई कल्टीवेशन नहीं करते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि तन जो है, तन यानी खरपतवार, ये तन नहीं, तन यानी कचरा, खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार जो है, ये खरपतवार आपके लिए एक धन देने वाली भी चीज है और धन लेने वाली भी चीज है। अगर आपने उसके ऊपर सही ढंग से ट्रीट किया तो आपको धन देगा यानी क्या करेगा, उसको बढ़ने दो। पहला फ्लावर आने से पहले अगर उसमें खरपतनाशक का इस्तेमाल करते हो तो टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ेगी और वो सही ढंग में, सही कम समय में मर जाएगा। लेकिन उसने एक दफा फ्लावर बनाए और प्री मैच्योरिटी में आया, तो वो क्या, उसकी बॉडी क्या करती है कि जो भी बॉडी है वो ग्रोथ से, जो ग्रोथ होती है उसकी, वो बंद करती है और मैच्योरिटी की तरफ निकल जाती है, और बॉडी में सेल्यूलिस से हेमीसेल्यूलिस और हेमीसेल्यूलिस से लिग्निन बनने चालू हो जाते हैं। और उसके बाद अगर खरपतनाशक का इस्तेमाल करोगे तो फिर वो मरेगा नहीं, रबर जैसा होगा और जमीन पे गिर जाएगा और वो डिकम्पोज भी नहीं होगा और टॉक्सिक मीडिया पैदा करेगा, जिससे मेन जो पेड़ पौधे हैं या जो अपनी फसलें हैं वो पीली होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी बढ़ाता है। समझ में आता है? इसको अगर सही ढंग में आपको इस्तेमाल करना है तो उसका समय भी ध्यान में रखो। फूल आने से पहले और फूल आने तक, बातों दोनों शब्द का इस्तेमाल करिए। फूल आने से पहले और फूल आने तक, यानी पहला फूल कहीं ना कहीं दिखा तो खरपतनाशक का आपका इस्तेमाल होना चाहिए। केले में आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक पैराक्वाट, ये जो खरपतनाशक आता है, कॉन्टैक्ट विडिसाइड है, जितना मारोगे, जैसे सेविंग करते हैं उतना ही डैमेज कर देगा। वो भी 3 महीने तक। एक दफा केले ने अपनी छाव बना दी तो उसके बाद तो कुछ आएगा नहीं। हम 3-3, 4-4 स्प्रे लगा सकते हैं, कोई उससे आपको नुकसान नहीं होगा। और पैराक्वाट पे डोज क्या रखना चाहिए? कई लोग डोज 75 ml 15 लीटर यानी 5 ml पर लीटर। 5 ml पर लीटर। तो हमारे यहाँ जैसे पैराक्वाट डालते हैं तो उसमें यूरिया की मात्रा भी डालना चाहिए। अल्कोहल डाला करिए, अल्कोहल 1 ml पर लीटर से अगर अल्कोहल डालते हैं तो उसकी वहन की प्रक्रिया बढ़ जाती है बॉडी में और जल्दी से वो सूख जाता है। और केले में कोई असर नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं। छोटा केला है तो 5 केले के ऊपर नहीं डालना है, केले के ऊपर नहीं डालना है। गया भी गलती से गया भी तो नुकसान क्या है कि जितना टच किया है उतना ही डब्बा जल जाएगा, क्योंकि वो कांटेक्ट है, बॉडी में फैलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? जैसे हम बाम लगाते हैं, बाम जिस जगह पे लगाया उसी जगह पे असर, पूरे बॉडी में कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि वो कांटेक्ट में काम कर रहा है। वैसे वो जहां लग गया उसको जलाएगा। कचरे के ऊपर पूरा लगा रहे हैं तो पूरा कचरा जल रहा है, ठीक है, यानी खरपतवार पूरा भिगा रहे। अगर छोटे पौधे हैं तो आप 5-5 kg की जो कैरी बैग आती है प्लास्टिक की, उसको पहनाइए, उसको 1-2 होल करिए, उसको पहना के आप पूरा खेत लगा दीजिए। फिर 1-2 घंटा 2.5 घंटे के बाद उसको कैरी बैग को इकट्ठा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। मेरी एक ही ड्रिप लाइन में सिंगल प्लांट लगे हैं जी, एक पौधा 2 ही फीट में रह गया, अच्छा, दूसरा 6 फीट पे। अच्छा, क्या रीजन हो सकता है? अभी जो हाँ, सिंगल छोटे मोटे पौधे होना, इससे लेटरल का कोई लेना देना नहीं है, ड्रिप का कोई लेना देना नहीं। मतलब न्यूट्रिशन वाटर हाँ, तो एक ही जा रहा है, फिर क्या रीजन? मैं बताता हूं आपको। जब खेत में
सर का सवाल है कि उन्होंने केला लगाया है, एक केला 6 फीट पे गया है तो दूसरा 2 ही फीट पे अटक गया है, सिंगल लैटरल है। ये लैटरल का प्रॉब्लम नहीं है, ये जमीन की अपनी हमारे भारत की एक खासियत है, दूसरी खासियत कि हमारी जमीन मिनरल रिच है। हमारे जमीनों में 50 से ऊपर मिनरल हर एक जगह पे मिलते हैं, कम से कम 50। ये हमारी आइडेंटिटी है। जहां हम यूरोप में जाए तो 2 ही मिनरल दिखते हैं, क्योंकि वहां सैंड ही सैंड है, सैंडिली सॉइल है। हमारे यहाँ काफी गुण सूत्रों से बनी भरी जमीनें हैं। इसका रीजन है कि हमारी जमीनों में हर एक एरिया में आपको ग्रोथ अलग अलग मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसकी मिनरल वैल्यू अलग अलग है। क्या है? मिनरल वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? एक ही खेत में 4-4 तरह की जमीनें हैं। अगर 1 फीट का दायरा खोद के देखोगे, एनालिसिस करके देखोगे, इस कोने की जमीन को एनालिसिस करके देखो, बीच की, बगल की और कली, हर एक कोने की, तो रिपोर्ट में आपको 30 से 40% के अंतर दिखेंगे। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी अच्छाई भी है और गड़बड़ी भी है। इसीलिए हम समझाते हैं आपको कि इससे बाहर निकलना है तो ऊपर की फर्टाइल लेयर जो होती है 4 इंच की, इसको मिला के एक बेड बनाइए और बेड पे लगाइए, सारी मिट्टी एक सरकी हो जाती है सारी, क्योंकि जो फर्टाइल है उसको आपने इकट्ठा करा ऊपर की 6 इंच की और उससे बेड बनाया, तो जहां तक 4 इंच का 6 इंच का बेड बना है वो सारी की सारी फर्टाइल है, तो सारी आपके लिए ग्रोथ में सपोर्ट करेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? इसीलिए लगाना है तो बेड पे लगाया। आपने बेड पे लगाया तो ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। सोल्यूशन क्या है? मेरा बेड पे है 5 बाई 7। बेड पे भी है तो बेड की साइज मैटर करती है। बेड की जो साइज है, ये साइज में गड़बड़ी क्या है? हमारे खेत में मिट्टी अलग अलग गुणधर्म की है। कई जगह पे पानी भर जाता है, तो कई जगह से पानी आ भी दिया तो घंटे भर में गायब भी हो जाता है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल अप्रोच में देखा जाए तो इन दोनों से हमें फायदा लेना है। तो बेड की साइज क्या हो? तो बेड की टॉप की चौड़ाई 27 इंच होनी चाहिए, ऐसा इतना होना चाहिए। टॉप 27 इंच और इसकी टॉप 27 इंच और हाइट होनी चाहिए 4 से 6 इंच, इतना ही होना चाहिए। ये अगर इतना कर दिया तो जहां पानी की ड्रेनेज अच्छी है वहां पे केला आएगा ही नहीं, और इतना कर दिया तो जहां पानी की भरने की पानी पकड़ता है वहां केला उठेगा ही नहीं। दोनों को कंट्रोल में लेना है तो ये इंच। समझ में आ रहा है? 10 फीट पे नाली करके लगाया है। सॉरी, 10 फीट पे नाली करके लगाया 10 फीट पे नाली, डबल पट्टा जैसे पकड़ पानी के निकल जाएगा, 70-30 इससे फायदा नहीं होगा। हाँ, हाँ, वैसा लगाया इन्होंने। वैसे आपने 70-30 लगाया जी, जी। तो वो गड़बड़ करेगा नहीं, थोड़ी पानी का निकाल जहां नहीं खेती में वहां के पौधे बैठ जाएंगे। एरेशन प्रॉब्लम होता है तो राइजोस्फीयर डेवलप नहीं होता है। अब सोल्यूशन क्या है? अभी सोल्यूशन वही है, आपको जहां जहां भी पौधे बैठे हैं वहां की उस जमीन को फ्री करना है। तो कैसे करें? तो आप 200 लीटर पानी में 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, धीरे 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 डाल दो, और जहां जहां पौधे बैठे हैं वहां पे 2-2 लीटर पानी दूर से 1.5 इंच के दायरे से बाहर से, जब बारिश गिर रही है ऐसा लग रहा है तो लेबर को बोलिए कि 1.5-2 लीटर पानी वहां पे डाल दीजिए, तो वहां के मिनरल वैल्यू बॉन्ड टूट जाएंगे और जो फंसा हुआ पानी है वो 1-8 घंटे में खसक के निकल जाएगा। तो वहां पे बराबर आ जाएगी, यानी भेस पानी का निकल जाएगा, तो पौधे भागने चालू हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद उसको अलग से एक्स्ट्रा खिला दो, रेडी फीड एक्स्ट्रा दे दो कि वो बाकी वाले 6 फीट के पौधों को कॉम्पीट करे। और उसके टॉप फिलिंग में, टॉप यानी ऊपर के आखिरी पत्ता जो खुला नहीं है वहां से 100 ml रेडी न्यूट्रिशन जो स्लरी बनती है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वहां पे ग्रोथ रेगुलेटर और एनपीके का एक सॉल्यूशन बना के उससे ऊपर के टॉप में 100 ml हर पौधे को डालेंगे तो पौधा 15 ही दिन में 1-8 फीट की दूरी पार कर लेता है। रेडी मिक्सर उसे पोंगा मिलते हैं ना, ऊपर से भरना है, यानी उसका ऊपर से आपको रेडी फीड उसको दे देना है। 3 चीजें क्या होगा एक मैसेज बना के आपको देना पड़ेगा। हाँ, तो आप एक उसका एक मैसेज बनाते हैं हम इन तीनों का, वो हम आपको सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, और कोई शंका? ये जैसे कि हम लोग खेत में जो बैक्टीरिया छोड़ते हैं तो अच्छा। आप बोलते हैं कि इसको बरसात में और ठंडी में बस छोड़ना है, उसके बाद मीडिया छोड़ना है। करेक्ट। तो मीडिया में क्या छोड़ना है और वो हम कैसे बनाना है? मीडिया छोड़ने का मैंने बार बार जो आपको जिक्र किया है, जिनके जिनके खेतों में साल की फसलें लगती है, सुनने वाली बात है, आज भारत भी सुनेगा कुछ चीजें ये काफी फायदेमंद है कि जिनके खेतों में साल की फसलें लगती है
साल की फसलों में क्या होता है, केला है, पपैया है, गन्ना है, समझ रहे हैं ना, उनके बॉडी की बनावट जो है वो स्लो डिकम्पोजेबल फाइबर से बनती है। कि पाक साल का है, समझ में आ रहा है कि ज्यादा हो रहा है? फाइबर समझ में आता है ना, भूसा भूसा जो सब निकलने के बाद बचता है पांडा व्हाइट व्हाइट, ट्रेस, जैसे पैडी में सभी में गन्ने का रस निकालते हैं तो जो बचता है ना, क्या बचता है? बायोमास, व्हाइट वाला जलाते हैं ना, बगास, क्या बोलते हैं उसको? बगास जो है बॉडी है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही हर एक की जो बॉडी है वो बगास, उसमें बेसिक जो न्यूट्रिशन वाला जो वो निकल गया, तो जो बगास है ये स्लो डिकम्पोजेबल फाइबर है, यानी धीरे 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 डिकम्पोज होने वाला फाइबर है। जिसके खेत में स्लो साल के पाके फसलें लगी और वो जमीन पे गिरती है तो उसमें काफी देर से डिकम्पोज होने वाला फाइबर ज्यादा होता है और जल्दी डिकम्पोजेबल होने वाला फाइबर कम रहता है। तो इनके यहाँ बैक्टीरिया ज्यादा नहीं होते, इनके खेतों में फंगस ज्यादा होती है, क्योंकि स्लो जो डिकम्पोज होने वाला जो फाइबर है उसमें डिकम्पोज करने के लिए कौन काम में आता है? तो फंगस ही ज्यादा काम में आती है। जैसे पेड़ गिरा है, आपने पेड़ को कट किया है और उसको सड़ाना चाहते हो तो उसकी पत्ती सड़ेगी, छोटी छोटी डालियां सड़ेगी, लेकिन उसका जो थड़ है या स्टेम है उसको सड़ने में काफी समय लगता है। सही है कि गलत है? सही है ना? तो क्यों है? क्योंकि वो सालों से बना हुआ है ना। तो इन तीन चीजों से बॉडी बनती है, सेल्यूलोस, हेलिसेल्यूलोस और लिग्निन। तो थर्ड जो बनता है लिग्निन से बनता है, और जिसकी जितनी उम्र ज्यादा, जिस पौधे की, उतना उसके अंदर बॉडी के अंदर लिग्निन ज्यादा बनता है, सेल्यूलोस और हेमिसेल्यूलोस कम रहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ जैसा ट्राई करो, चेष्टा करो। तो साल के फसलों की बॉडी की पार्ट अगर जमीन में आपकी गिरी है तो वहां पे फंगस का मात्रा ज्यादा रहेगी और बैक्टीरिया की मात्रा कम रहेगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको? उसको जल्दी डिकम्पोज करना है या नेचुरली डिकम्पोज करना है। तो मीडिया क्या छोड़े, तो वहां पे आपको जमीन में छोड़ना क्या है? तो छोड़ना है आपको दूध यानी मिल्क, हर 2 महीने बारिश में 1-2 बार, ठंडी में 1-2 बार मिल्क छोड़ना है। मिल्क की मात्रा क्या रखनी है? तो 2 लीटर पर एकड़ मिल्क, 2 लीटर 1 एकड़ मिल्क और 1 केजी बेसन, और उसमें आपको क्या डालना है? तो 500 ग्राम गुड़, ये डाल के आपको इजीली अगर छोड़ दिया तो फंगस की मात्रा, वहां फंगस का मात्रा और कॉलोनियां काफी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके साथ और अपने एड ऑन, अगर पोहा करा, पोहा घर में खाते हैं सुबह सुबह, पोहा, इसको गर्म पानी से निकालो और इस पानी में डालो, 1 रात रखो और उसको पानी के साथ क्रश करो, जो भी डिजोल्व होगा वो पानी के साथ छोड़ दो। तो इससे क्या होगा? वो फंगस की कॉलोनी को जैसे अणुबॉम्ब फटता है ऐसे बढ़ाते जाता है। समझ में आ रहा है? और जिनके खेत में माइक्रोब्स की भी बढ़ा रहा है, ये जमीन में माइक्रोब्स बढ़ाने की विधि बता रहा हूँ। ये फंगस जो बोलते हैं ना, फंगाई कॉलोनी होते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो, इसमें अंतर क्या है? फंगस और बैक्टीरिया की इकट्ठा बनने वाली कॉलोनियां और सेपरेटेड बनने वाली कॉलोनियों से जो तादाद बनती है, इसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रोब्स एक अनेक प्रजाति का एक समूह है। समझ में आ रहा है? जो दिखता नहीं हमारे आंख को, लेकिन बना है कुछ, सड़ा रहा है, गला रहा है। माइक्रोब्स, जिसमें फंगस भी है और बैक्टीरिया भी है, दोनों के साथ एक तादाद बनी है माइक्रोब्स। और फंगस उनके अंदर का एक पार्ट है, बैक्टीरिया भी उनके अंदर का एक पार्ट है। समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया एक जीव है, फंगस भी एक जीव है, यानी फूक है, फंगस है, कॉलोनी से बढ़ता है, ये अकेला अकेला बढ़ता है। समझ में आ रहा है? समझने वाली बात बताता हूं। जहां हरापन ज्यादा है, जो हरी भरी चीजें हैं, उसको डिकम्पोज करने का काम, यानी पत्ता और छोटी डाली, उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया काम करते हैं। व्हाइट वाला पेड़ का जो भी भाग है, व्हाइट, जिसमें अंदर स्टार्च है, सैकरिन शुगर है या लिग्निन है, इसको डिकम्पोज करने के लिए कौन काम करता है? फंगस करता है। तो अगर आपको ये घोल आपने पूरे साल 2 से 3 बार छोड़ दिया या 4 बार छोड़ दिया, तो आपके खेत में लंबे से लंबे समय तक जो डिकम्पोज नहीं हो रहा था वो तेजी से डिकम्पोज होने का दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया भी बढ़ते हैं और फंगस भी बढ़ता है।
ये घोल पेड़ कितने पानी में के बनाना है? 200 लीटर पानी में घोल बनाइए और ड्रिप के साथ छोड़ते रहिए। आप केले के जो पेड़ हैं गर्मी में रुक जाते हैं और एकदम ठंड में रुक जाते हैं, तो रुके नहीं उसके लिए क्या करना है? जैसे कोई भी बॉडी एनिमल या कोई भी बॉडी, थोड़ा साइंटिफिकली बताता हूँ, समय नहीं लूंगा। तो स्ट्रेस होते हैं, दो प्रकार के तनाव आते हैं अपने ऊपर भी। जैसे कोई टेंशन, हम बोलते हैं टेंशन आ गया, टेंशन में है, मैं आज टेंशन में हूँ। एक टेंशन होता है सोच का, और एक टेंशन होता है बाहरी बॉडी के जो तत्व है इनका मिलाप ना होने का। जैसे अचानक से बारिश आई तो बॉडी सपोर्ट करना बंद कर देती है, तो सोच बंद हो जाती है, कंफर्ट फील नहीं होता है। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रेस, कि एनवायरनमेंट बदल गया, अपनी बॉडी ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल स्ट्रेस। और हमने कुछ खाना गलत खाया, जैसे दोपहर को लेट खाया, आज ही खाया ना हमने, सुबह ब्रेड खाया, टेस्टी था तो ज्यादा ही खाया, ऐसे कुछ गलत खाया, या नींद नहीं ली, ट्रैवलिंग ज्यादा कर दिया, या फिर खाने का समय चेंज करा, या फिर नींद लेने का समय चेंज हो गया। ऐसी जो चीजें हम करते हैं जो एनवायरनमेंट के नेचर के चेन के खिलाफ करते हैं, सही होती, चीजें बराबर होती है लेकिन समय गलत होता है, मात्रा गलत होती है, ऐसी जो चीजें करते हैं, इससे फिर शरीर के ऊपर एक तनाव आता है, स्ट्रेस आता है, उसको बोलते हैं अबायोटिक स्ट्रेस, अजैविक तनाव, जो आपके कृति के वजह से बना है। वैसे ही पेड़ पौधों में हम खाद डालते हैं, हम पानी देते हैं, हम कल्टीवेशन करते हैं, हम स्प्रे लगाते हैं दवाइयों का, इनके गलत इस्तेमाल से, मात्रा गलत रखने से, या समय गलत रहने से जो तनाव बनते हैं, जो क्या बनते हैं, तनाव बनते हैं, इनको बोलते हैं अबायोटिक स्ट्रेस। और वातावरण के विपर्यास यानी मिनिमम गर्मी कितनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी चाहिए, ठंडी कितनी होनी चाहिए, ज्यादा कितनी होनी चाहिए, इसकी जो एक लेवल होती है, इससे क्रॉस करके जो बनता है ए वेदर, इससे जो स्ट्रेस आते हैं, इसको बोलते हैं बायोटिक स्ट्रेस। इन दोनों तनाव से बॉडी, शरीर के अंदर की जो एंटीबॉडीज है और ग्रोथ एंजाइम्स है, ये डैमेज हो जाते हैं। एंटीबॉडीज यानी वातावरण के बदलाव से बचाने वाली जो पेशियां हैं, इसका संचय, गट यूनिटी, और जो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है, जो संप्रेरक का काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, जो बॉडी को ग्रो करने के लिए शरीर के अंदर काफी संजीवकों की पैदावार कर रहा है, ये ऐसे संप्रेरक और उत्प्रेरक डैमेज हो जाते हैं। इससे बॉडी क्या हो जाती है, काफी स्ट्रेस में आ जाती है, और पहला काम करती है खुद को जिंदा रखने के लिए ग्रोथ बंद कर देती है। समझ में आ रहा है? जैसे हम बीमार गिरते हैं तो पहला खाने की इच्छा बंद हो जाती है, होती कि नहीं होती? ये बॉडी का प्राइमरी सेंस है कि अंदर बॉडी में कोई बिगाड़ आया तो पहला खाना बंद कर दो। क्लियर? वैसे ही बॉडी क्या करती है, खुद को सर्वाइव करने के लिए अंदर खाना लेना बंद कर देती है, तो जड़ों से खाना लेना बंद हो जाएगा, और फिर ग्रोथ बंद, तो डेवलपमेंट बंद। जैसे आपने बोला, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी या ज्यादा बारिश, तीनों के विपर्यास से बॉडी के ऊपर बायोटिक स्ट्रेस बनता है, और बॉडी की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। कोई भी केला हो, पपैया हो, साग सब्जी हो, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? गर्मी में स्ट्रेस बनता है, तो क्या होता है, तो बॉडी के ऊपर जब गर्मी ज्यादा गिरती है तो स्टोमाटा जो होती है, यानी सेल पेशियां जो है, स्किन की पेशियां है, इसके मुंह खुले ही रह जाते हैं, बंद होते ही नहीं है। ये उसका पहला नुकसान है, क्योंकि ऊपर की प्रोटीन लैप्सिड की लेयर टूट जाती है, जिसको हम ऑयल ग्रंथि बोलते हैं ना, टेल ग्रंथि, जो ऊपर से ऑयल जैसी परत है वो निकल जाती है और सूखापन आ जाता है अपने। वैसे पेड़ पौधों में एक येलो ग्रीन जो झालर होती है, ऊपर से एक कॉस्मेटिक लेयर होती है, वो टूट जाती है और उसकी पेशियां मरनी चालू हो जाती है, जिससे कि अनाज बनाने की गति भी रुक जाती है और अनाज को डिवाइड करने की भी गति बंद हो जाती है, ब्रीदिंग भी स्लो हो जाता है। और इसकी के कारण क्या होता है, पेड़ जो है, जो केला है, इसमें केले में इसका असर सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसके पत्ते की साइज सबसे बड़ी है, और बड़े पत्ते वाले क्रॉपों में सबसे चीजों इसके असर, ज्यादा ठंडी का असर भी ज्यादा रहेगा, ज्यादा गर्मी का असर भी ज्यादा रहेगा, ज्यादा बारिश का असर भी ज्यादा रहेगा। ये गड़बड़ है बड़े पत्तों वाले
पेड़ पौधों में, ये एनवायरमेंट से काफी कम समय में प्रभावित होते हैं। ग्रोथ में भी जल्दी आएंगे, पकड़ में भी जल्दी आएंगे। इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है गर्मी में, तो स्ट्रेस रिलीजर आते हैं। स्ट्रेस रिलीज में क्या आता है, तो ऑक्साइड फॉर्म न्यूट्रिशन आते हैं, जो ड्रिप से 1 से 2 बार चलाना है आपको, जिससे कि बॉडी की सेंस हम बंद करते हैं और बॉडी को ग्रोथ रेगुलेट करने के लिए सपोर्ट करते हैं कि ग्रोथ को स्लो करो लेकिन दिन ब दिन चलते रहो, जिससे कि बॉडी क्या करती है, आराम से चलती है, भागना बंद करती है लेकिन ग्रोथ कंटिन्यू करती है। इसे ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, या सॉरी ग्रोथ रेगुलेटर एंजाइम्स बोलते हैं, और उसके सपोर्ट में हमें देना है स्ट्रेस रिलीजर। बारिश के स्ट्रेस रिलीजर अलग है, गर्मी के अलग है, तो जो ठंडी है उसके लिए अलग है। इसकी भी एक पर्ची बनाते हैं, जहां जब जब ये गर्मी मौसम आते रहेंगे तब तक आप हमको आपके ग्रुप में गाइड करते रहेंगे, ठीक है। आपने काफी समय जो दूर दूर से आके हमारी ये जो एक पहली मुलाकात थी आपसे, हमें जानना, हमें आपसे जानना, मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं कि भारत में आज केला एक्सपोर्ट के लिए काफी सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना है, जिसकी डिमांड महीने की कम से कम 4 से 5 हजार कंटेनर की है, जो हम 3 से 400 कंटेनर के ऊपर जा नहीं रहे हैं इंडिया। गैप काफी लंबा है। आप खुशनसीब है कि आपके पास वो एक चीज है, एक है पानी, दूसरी है जमीन, और जमीन का साइज, और अपने लिए जितना चाहिए वैसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट, चारों चीजें आपके पास है। पांचवी चीज जो चाहिए वो टेक्निकल नॉलेज, वो हम देने के लिए राजी है। व्यापार छठी चीज है, वो देने के लिए राजी है। आप अगर क्वांटिटी में आना चाहते हैं तो हमारे से कॉन्ट्रैक्ट बना के आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए हम मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस 7,000 रुपए पर केजी देना चाहते हैं। जो किसान 50 एकड़ के ऊपर सिंगल स्टॉक में लगाना चाहते हैं उनको हम 7 रुपए मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस देते हैं और उनसे जुड़ाव करके आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटिटी अगर बढ़ती जाएगी तो व्यापारी एक्सपोर्टर भी हम लेके आते हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। आपकी संस्थाएं है, आप इंडिविजुअल है, तो आप आगे क्वांटिटी के साथ हमारे साथ बढ़ सकते हो। ये इंश्योर हम करते हैं, क्योंकि हमें भी चाहिए क्वांटिटी और क्वालिटी एक साथ। अलग अलग किस्तों में जो क्वांटिटी और क्वालिटी आ रही है उससे हमारे कंटेनर बन नहीं रहे, एक सरकार क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट के लिए दे नहीं पा रहे। तो आपने काफी समय दिया हमें बोलने के लिए, ये जो मौका दिया, तो बी किसान और यहाँ के जो अजय भाई केला है, अजय केला, ये खूबसूरती काफी खूबसूरत है। महेश्वरी के अंदर आता है केला, महेश्वरी। अच्छा, लेकिन केला सरनेम है, ये मैंने पहली बार समझा भी है, और इंश्योर कि वे ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। हम किसान हैं तो पता भी चलता है कि हम किसान हैं, बलराम किसान। बहुत लोग बोलते हैं केला खेती करते हैं इसलिए केला लिखते होते हैं। मैं भी शुरू में आपको यही समझता था, पापा बोले नाम ना कि वो अजय केला अंकल आए करके केला वाले, हाँ, केला वाले। ठीक है, आपने काफी समय दिया और हमारी बातें सुनी, इसके लिए हम फिर एक बार आप सभी किसान भाइयों का आभार। भैया का बड़प्पन है, इतना सब होने के बाद भी धन्यवाद हमको देते हैं। धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे कि मेरी एक रिक्वेस्ट पर आप छत्तीसगढ़ आए और हम सब किसानों से मुलाकात करी। अजय भैया, आपका परिचय भी देना चाहूँगा मैं। आइए आप आइए। छत्तीसगढ़ में बनाना के टॉपिक में अजय भैया काफ़ी समय से बी किसान ग्रुप और किसान पाठशाला के साथ जुड़े हैं, तो इसलिए कैमरे के सामने लिया हूँ कि और भी छत्तीसगढ़ वासी देखेंगे तो आपसे कनेक्ट करेंगे, और आपने जो छत्तीसगढ़ की अगुवाई करी है। अब मेरी जो सोच है कि आप फार्मर और जो कैमरे में भी मुझे सुन रहे हैं, आप अजय केला जी से संपर्क कीजिए। बनाना के टॉपिक में आप जो कर रहे हैं उसी में गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो भी सागर भैया की गाइडलाइन हमें मिलेगी। और अगर किसान मिल करके एक साइजेबल ग्रुप बनाते हैं, जैसे भैया ने मेरे बोलने से पहले ही बोल दिया, ये अच्छी बात है, 50 एकड़ से ऊपर कोई सा साइज जाता है एक क्षेत्र में, 50 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ ऊपर लिमिट नहीं है, नीचे मिनिमम 50 एकड़। तो धरती एक्सपोर्ट ऑन पेपर पे आके बायबैक एग्रीमेंट करके भी आपके यहाँ केले में गाइडलाइन देना और केले की खरीदी चालू कर सकते हैं। ये अच्छी बात बताइए भैया ने जी। हाँ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी अगर आप जाना चाहते हैं केले में तो वो भी संभव है। दूसरा, आप जैसा केला कर रहे हो उसमें केवल गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो भी संभव है। तो सागर भैया की गाइडलाइन हमें मिलती रहेगी। तो आज तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था।
मैं चाहूँगा आप जहाँ जहाँ भी हो, आपके वहाँ जो केले के पॉकेट हो, तो अगस्त में मैं सागर भैया से 1 सप्ताह पूरा लूँगा और 1 सप्ताह हम पूरा छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। तो आप भी एक नोट्स बनाइए कि कहाँ केला है या फिर कहाँ वेजिटेबल वाले या कहाँ शुगर केन या पपाया वालों को गाइडलाइंस चाहिए एकदम एथेंटिक। अभी इतना जो व्याख्यान सुना, इससे आप लोगों को समझ में तो आया होगा कि सागर भैया क्या व्यक्ति है। पूरे सागर अथाह सागर। तो छत्तीसगढ़ में जो मैंने समझा बहुत एरर है, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। छत्तीसगढ़ का नाम हिंदुस्तान में बदनाम हो चुका है पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर को लेकर के। तो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग, कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन और केले में साइजेबल जाना हो तो बहुत सारी लैंड आपके यहाँ 50-50, 100-100 एकड़ के पॉकेट है, वो फार्मर भी आए और साथ में अगर एक्सपोर्ट के लिए या डोमेस्टिक के लिए एग्रीमेंट से भी आए तो वो जुड़ सकते हैं। उनके आप नोट्स बनाकर भैया को हम समय लेकर बुला लेंगे। तैयार है। हाँ। बीच में हमारा प्रोग्राम बना था आने का, लेकिन कुछ कारण काफी समय से हम चर्चा कर रहे थे कि अच्छा। आपको इनवाइट करें, अच्छा। लेकिन वो योग नहीं बन रहा था। अच्छा, तो एक आपका परिचय दे दीजिए और मोबाइल नंबर भी बता दीजिए ताकि केले वाले सारे फार्मर आपको ढूंढना चालू कर दें। हाँ। मेरा नाम अजय कुमार केला है, ग्राम मखारा और जिला धमतरी। और मोबाइल नंबर है 9301812190। 190। और अजय भैया की और कुछ खासियत है, चावल में कई सारी राइस मिल है, साइजेबल बिजनेसमैन है। मुझे पता नहीं कि इन्होंने बलराम को कैसे ढूंढ लिया, नेचर से कैसे कनेक्ट हो गए। जब ये बड़वानी भी आए मिलने के लिए तो भी मैं समझ रहा था कि जनरल किसान है, और जब मैं पिछले राउंड में छत्तीसगढ़ आया और इनका साइज देखा, केवल फार्मर नहीं है, इंडस्ट्रियल है और साइजेबल इंडस्ट्रियल है, उसके बावजूद किसानों के लिए मतलब समर्पण है इनका कि कम खर्चे में उत्पादन ज़्यादा कैसे ले। छत्तीसगढ़ से जो सही साइजेबल व्यक्ति मुझे ढूंढते हुए आए वो यही थे। अच्छा। जी, तो इसके लिए मैं सब किसानों की तरफ से आपका आभार करूंगा कि आपने अगुवाई करी छत्तीसगढ़ के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।